पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मैप किया था, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। और हमने यह देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में रहे तो फिर हम उसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम या तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और साथ ही साथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक तरह का एक्सटेंशन होता है। 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन आप इसे कह सकते हैं, या फिर 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक पॉइंट को जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में सिचुएटेड है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम मान रहे हैं कि यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस और यह है z एक्सिस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, xy प्लेन जो है, अब ये xy प्लेन है। नॉर्मली जब हम 2 डायमेंशनली इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे y एक्सिस ड्रॉ करते हैं और ऐसे x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ये जो प्लेन है, जो स्क्रीन का प्लेन है, इसे हम मानते हैं xy प्लेन। हमने ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसमें x एक्सिस को इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, अर्थात आप मान सकते हैं x एक्सिस जो है ये इस प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड्स है, इस स्क्रीन के प्लेन से, और ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो फिर अब जो स्क्रीन वाला प्लेन है ये yz प्लेन है। तो चलिए एक पॉइंट हम लोकेट करते हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, कुछ ऐसा। इस पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस xy प्लेन में, और वो कुछ होगा ऐसा। और यहां पर आपको जो ये एंगल दिखेगा ये 90 डिग्री का होगा इस प्लेन के साथ। ये जो प्लेन है xy प्लेन, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होगा इस लाइन सेगमेंट का। और यहां पर जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट, इसे हम लोकेट करेंगे सबसे पहले। तो ये पॉइंट अगर ये xy हुआ, ये पॉइंट, इसका लोकेशन, इस पॉइंट का लोकेशन, और ये हाइट अगर ये z हुआ, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोकेट करने वाले हैं, जिस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे हम कहेंगे ये है पॉइंट x, y, z। ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये z है। तो फिर इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे? इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अलोंग x एक्सिस आगे बढ़ना होगा, और हम ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ इतना। तो ये हो गया x, जो कि ये वैल्यू है, जो कि यहां पर देखिए ये वैल्यू है। अब हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए y एक्सिस में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम y एक्सिस के पैरेलल कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे, और इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया y, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू। तो फिर ये x, ये y और ये z। तो हम इसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे इस पॉइंट को x, y, z। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये है 3, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है फॉर एग्जाम्पल ये है 4, और यहां पर ये जो लेंथ आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट का लेंथ, ये है 5। तो फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट होगा 3, 4, 5। तो इस तरह से हम एक पॉइंट को, अगर वो 3 डायमेंशनली सिचुएटेड हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में सिचुएटेड हो, तो हम उसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान ले उसे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही स्पेस, वही रेफरेंस पॉइंट, अर्थात ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन, ये यहां पर है, और पॉइंट भी वही है, तो ये रहा वो पॉइंट। इसका जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। करना हमें यह है कि पिछले केस की तरह ही एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो मैं फिर से लिख देता हूं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसा। तो हमें इस प्लेन पे एक पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट में ये जो परपेंडिकुलर है ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा। वो पॉइंट होगा कुछ ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को पिछले केस में हमने कहा था, इसे हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स वाई से। क्यों किया था? क्योंकि हम यूज कर रहे थे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम चूंकि यूज करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक प्रोजेक्शन है, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन, तो हम ऐसे इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे, इस पॉइंट को हम उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यह पता लगाना होगा कि यह पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। तो ये पॉइंट मान ले कि ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर है। और साथ ही साथ हम ये भी पता लगाते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, अर्थात ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। और वो एंगल जो हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए हम उसे कंसीडर करते हैं। ऊपर से देखें तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा। अगर आप यहां ऊपर से देखें तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये डायरेक्शन। ये एंगल अगर थीटा हुआ तो फिर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। ये है r, थीटा। तो ये तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो हाइट है, ये हाइट इसे भी कंसीडर करना होगा। तो ये जो हाइट होगा इसका, इस केस में मान ले कि वो हाइट है z है वो हाइट। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है z। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यह r, थीटा, z। जैसे कि इस केस में हमने किया था पिछले केस में, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उसे यूज किया था। यहां पर देखें x, y, और साथ ही साथ ये जो हाइट है उसे हमने यहां पर लिखा था। हम इस केस में भी ऐसे ही करेंगे कि इस पॉइंट को जो हमने रिप्रेजेंट किया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा से, अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो दो वैल्यूज तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ इसका जो हाइट है, इस पॉइंट का हाइट है, उसे हम यहां पर साथ में रखेंगे, जैसे कि हमने यहां पर रखा था इस वैल्यू को। तो ये था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल यह है कि हम इसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। तो इसके लिए देखें, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉसिबल पॉइंट्स, जिनके लिए ये जो r है ये r सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि r का वैल्यू है 3 यूनिट्स। तो हम अगर सारे पॉइंट्स को इस 3 डायमेंशनल स्पेस में सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें जिनके लिए r 3 यूनिट्स का हो, अब थीटा और z कुछ भी हो, वी डोंट केयर, r 3 यूनिट का हो, सबको अगर हम प्लॉट करें तो हमें मिलेगा एक सिलेंडर जिसका रेडियस होगा 3 यूनिट्स का। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब हमें इन दोनों सिस्टम्स को मैप करना होगा एक दूसरे के साथ। इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट रिप्रेजेंटेड हो इस सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उसे सिलिंड्रिकल सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर पाए। और साथ ही साथ अगर पॉइंट रिप्रेजेंटेड हो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सके। अर्थात हमें एक्स, वाई, जेड को r, थीटा और z के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है और r, थीटा और z को x, y और z के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां देखने वाली बात सबसे पहले यह है कि ये जो z है दोनों में सेम है।
तो z के लिए हमें बॉदर नहीं करना पड़ेगा। तो हम पहले ही लिख देते हैं कि ये जो z है इस सिस्टम में जो होगा उस सिस्टम में भी वही होगा। मुद्दा है x और y को हमें r और थीटा के साथ मैप करना होगा। तो इससे पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था कि यहां x और y को किस तरह से r और थीटा के साथ हम मैप करते हैं। इस फिगर में देखें, बेहतर समझ में आएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वह है x और y, और यहां इस सिलिंड्रिकल सिस्टम में इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है r और थीटा। तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैप कर सकते हैं तो इस केस में भी आप x, y और r थीटा को मैप कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से इन्हें मैप कर देता हूं। तो सबसे पहले इस फिगर में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहां इस पॉइंट से अगर आप ओरिजिन तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, और ये जो ट्राइंगल होगा एक राइट ट्राइंगल होगा, और ये जो है ये r के बराबर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो एंगल होगा थीटा, ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा थीटा ये किसके बराबर होगा। तो इसी ट्राइंगल को देखें, इस राइट ट्राइंगल को देखें कि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो इससे आगे हम कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखें हम x और y को r और थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए देखें इसी ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो x डिवाइडेड बाय r। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम इन सारे कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे के साथ मैप करते हैं। z इज इक्वल टू z, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से इन्हें मैप करेंगे। और जब हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिराइव करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि z इज इक्वल टू z एज ऑलवेज, और y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा, और x इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा।